गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हमारे किरचॉफ का हमने सेकंड लॉ पढ़ चुके थे, सेकंड नियम, उस पर क्वेश्चंस भी कर चुके थे। हम दो टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थर्ड चैप्टर में और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेतु का जो फॉर्मूला है सिद्ध करने का, अनुपातिक भुजाएं बराबर होती है, वो फॉर्मूला सिद्ध करके बताओ। ये सब पूछे जा सकते हैं और व्हीट स्टोन सेतु का पूरा भी पूछा जा सकता है कि आप व्हीट स्टोन सेतु को चित्र बनाकर सिद्धांत सहित संरचना लिखकर उसका सूत्र सिद्ध कीजिए या उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप पूरा फोकस यहाँ पर रखना। ओके, सबसे पहले तो व्हीट स्टोन सेतु, एक व्हीट स्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके नाम से ही व्हीट स्टोन सेतु का नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रखा है, क्योंकि इसमें ये ब्रिज टाइप दिख रहा है आपको बीच में, इस वजह से इसको पीछे ब्रिज लगाया है। ये चारों साइड ये है और बीच में ये झूले जैसा लटक रहा है, इसलिए इसको एक ब्रिज नाम दे दिया। व्हीट स्टोन सेतु या सेतु को हम ब्रिज भी कहते हैं। ओके, तो व्हीट स्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, एक गैल्वेनोमीटर जिसे हम धारामापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, और एक सेल लेकर एक परिपथ तैयार किया। उस परिपथ को हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं, जो अभी हमारे सामने है। उसने 4 प्रतिरोध लिए थे और एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी लेकर एक परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। अब इससे क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज से, व्हीट स्टोन सेतु से या व्हीट स्टोन ब्रिज से हम जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, ये 4 प्रतिरोध है हमारे पास, P, Q, R और S। इनमें से कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध, ऊपर नहीं नीचे में, दो में से कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध होगा। उन दोनों में से हमको एक प्रतिरोध अज्ञात होगा और उस एक अज्ञात प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है। तो व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू अगर हमको पता नहीं है, तो व्हीट स्टोन सेतु के ब्रिज में उसको लगाकर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले तो व्हीट स्टोन सेतु के बारे में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम डायग्राम पे चलेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। व्हीट स्टोन सेतु है, इससे कोई भी अज्ञात प्रतिरोध होगा, इन दोनों में से कोई एक, और उससे हम एक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां यहाँ पर मैंने इसको अज्ञात माना है, एस प्रतिरोध को अज्ञात माना है और आर को ज्ञात प्रतिरोध माना है। आप उल्टा भी ले सकते हो, बट मैं ऐसे ले रहा हूं, तो आप भले कैसे भी लो, बाकी ऐसे लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी कैसे भी ले सकते हैं, इसको भी ज्ञात रख सकते हैं, इसको अज्ञात रख सकते हैं। हाँ, तो जहां P व Q आनुपातिक भुजाएं है, ये P और ये Q आनुपातिक भुजाएं भी कह सकते हैं और आनुपातिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक ही तल में स्थित भुजाओं का प्रतिरोध बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, और ये एक ही तल में तो इनका भी अनुपात बराबर होगा। ओके, ये एक तल में स्थित है तो P अपॉन Q इनका अनुपात, और ये दूसरे तल में स्थित है R अपॉन S, इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। ये व्हीट स्टोन सेतु का। तो P व Q क्या है, अनुपातिक भुजाएं है या अनुपातिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं, अनुपातिक भुजाएं भी लिख सकते हैं। तथा R ज्ञात प्रतिरोध है। R की मैंने कहा था आपको, एक ज्ञात होगा और एक अज्ञात होगा, तो इसको हमने ज्ञात माना है। तो इसकी कुछ वैल्यू होगी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको दी गई होगी, अभी हमने माना है। इसको भी आप मान सकते हैं कि ज्ञात है, पर मैं इसको मान रहा हूं, तो अभी आप इसी को ही लेके चलिए कि R हमारे पास ज्ञात प्रतिरोध है, वो S अज्ञात प्रतिरोध है। हमें S की वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला निकालना है। तो आप अब मैं आपको डायग्राम पे बता देता हूँ, ये लिख लेना, बट डायग्राम के नीचे ही लिखना। अब हम आ जाते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में हो क्या रहा है, तो व्हीट स्टोन सेतु में उसने क्या किया, व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए, उनको एक चतुर्भुज टाइप बना दिया। चतुर्भुज की श्रेणी में, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है, 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, चतुर्भुज टाइप में उनको एक प्रॉपर रूप देके, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक डायग्राम में व्यवस्थित करके एक रूप दे दिया और एक बैटरी से जोड़ दिया। अब इसने क्या किया, एक बैटरी, अब बैटरी से जैसी धारा निकलेगी आई का यहाँ पर विभाजन होगा, I1 I2, I1 ऊपर की तरफ जा रही है, I2 नीचे की तरफ। अब I2 यहाँ से गई, I2 यहाँ से I1 यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से I2 आ जाएगी, और यहाँ से I वापस इसके अंदर। अब व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, हमें ज्ञात प्रतिरोध इसकी वैल्यू कब निकलती है, और व्हीट स्टोन सेतु में हम क्या कैसे निकालते हैं कि जब हम व्हीट स्टोन सेतु में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित की हमने इस परिपथ में,
जब गैल्वेनोमीटर और धारा प्रवाहित करने के बाद भी इन प्रतिरोधों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि प्रतिरोध में जैसे ही धारा जा रही है फिर भी इस गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का विक्षेप जो है वो शून्य ही होना चाहिए, शून्य विक्षेप की स्थिति। यानी जो सुई है गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल करने गए होंगे तो वो शून्य पे ही होनी चाहिए। क्या आपके सर या मैम ने बताया होगा कि प्रतिरोध हमने सेटअप कर लिया, परिपथ बना लिया और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति आते ही हम अज्ञात प्रतिरोध क्या है एस, इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। शून्य प्रतिरोध आते ही हम एस की वैल्यू नोट कर ले। एस के अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू शून्य विक्षेप की स्थिति पर, कब शून्य विक्षेप की स्थिति हो रही है और उस समय एस की वैल्यू क्या आ रही है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति कब होगी, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, यहां से सीधी यूं जाकर यूं जाएगी, तो इसमें धारा प्रवाहित, पर हम मान लेंगे कि इसमें एक फिर भी धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि ये इससे ही हम फॉर्मूला प्रूफ कर सकेंगे। ओके, तो यहां से गए I1 यहाँ पर, I2 यहाँ पर। तो आपको पूरा डायग्राम समझ में आ चुका है। तो एक बार आप पूरा डायग्राम बना लो, ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करना है परिपथ में, चतुर्भुज के परिपथ में, कि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। और जब जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वैसे ही इस एस की वैल्यू भी आ जाएगी। आप प्रैक्टिकल में करते होंगे, बाकी थ्योरी में मैं लिखवाता हूं, वैसे वैसे लिखते जाइए। ये डायग्राम बना लीजिए और इसके नीचे की ये 2 पॉइंट भी लिख दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और संरचना। हाँ, तो ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। एक बार वापस समझा देता हूं कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ये जो प्रतिरोध है, चारों प्रतिरोध जो व्हीटस्टोन सेतु ने लिए थे, उसने इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, ये परिपथ है, ये प्लस ये माइनस, यहां से धारा प्रवाहित हो रही है I, यहां पर जा रही है I1 और यहां पर जा रही है I2 जा रही है, कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी गैल्वेनोमीटर, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पर भी धारा आ रही है, और इसने इनको ऐसे व्यवस्थित किया कि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर भी शून्य प्रतिरोध की स्थिति, शून्य विक्षेप की, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तो उसे सेतु संतुलन की अवस्था कहते हैं। और सेतु संतुलन की अवस्था यानी PQ/RS, ये है हमारे सेतु संतुलन की अवस्था, यानी इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहां से जैसे ही धारा हमने प्रवाहित की, उसके बाद भी जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की, यहां से I1 घुसी और I1 यहां से ही बाहर आ रही है और I2 यहां से बाहर आ रही है, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति तब प्राप्त होगी जब इसमें धारा ही नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है कि इस लाइन में अगर मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो कुछ ना कुछ विक्षेप होगा, पर इस प्रतिरोधों को इस प्रकार ही व्यवस्थित किया है, इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि इसके अंदर धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, इसलिए शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो धारा यहां से निकलकर यहां पर और I2 यहां से निकलकर यहां पर और वापस इसमें। ओके, तो ये है हमारे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं संरचना पे। तो संरचना लिखने से पहले वापस बता दो, और यही सेतु संतुलन की स्थिति और यही हमें प्रूफ करना है कि P/R=Q/S। ओके, और ये हमारा डायग्राम और सिद्धांत दोनों आप नोट कर लो। हाँ, तो ये है हमारे व्हीटस्टोन सेतु की संरचना, और सबसे इजी इसमें संरचना ही होती है। आप लिखोगे तो आपको नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर या 2 नंबर संरचना का होगा तो वो फ्री का नंबर है, क्योंकि डायग्राम देख देख के लिखना है एज इट इज। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। 4 प्रतिरोध PQRS सबको जोड़ा और इससे एक चतुर्भुज बना, क्या बना, ABCD। ये चीज लिखनी है हमको, बन गया। अब बिंदु लिख दिया था गलती, सॉरी, बिंदु है, बिंदु A व C के मध्य, बिंदु A व C के मध्य, इन दोनों के बीच में क्या है, एक सेल तथा एक कुंजी। बिंदु A व C के मध्य सेल व बैटरी, सेल कुंजी या बैटरी कुंजी भी लिख सकते हैं, सही है।
सेल व बैटरी कुंजी, सेल व बैटरी कुंजी जुड़ी हुई है। ए व सी के मध्य सेल व बैटरी कुंजी जुड़ी हुई है तथा बिंदु बी व डी के मध्य, बिंदु बी व डी, ये दोनों बी व डी के मध्य धारामापी, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहते हैं, धारामापी तथा धारामापी कुंजी, ये धारामापी कुंजी है, लगी जुड़ी हुई है। हमें अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी संरचना तो आप लिख दोगे डायग्राम को देख देख के, तो नोट कर लो आप। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब हम सीधा लिखेंगे। पहले एक बार आपको कार्य विधि भी थोड़ी बता देता हूं, उसके बाद हम सीधी डेरिवेशन करेंगे वेट स्टोन सेतु की। हाँ, तो कार्य विधि भी बहुत सिंपल है कि बैटरी कुंजी जो वेट स्टोन सेतु में जो बैटरी के जस्ट पास लगी हुई थी, बैटरी कुंजी K1 को दबाते हैं। K1 को जैसे ही दबाया, आप प्रैक्टिकल करते होंगे तब आपको पता होगा, K1 को जैसे ही दबाते हैं तो परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित होती है। वहां से I मान की धारा ऊपर जा रही थी। ए बिंदु पर धारा का विभाजन I1 व I2 के रूप में होता है तथा सी बिंदु पर धारा पुनः जुड़कर I मान से प्रवाहित होती है। ए बिंदु पर आप जानते हैं I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ जा रही थी और I1 घूम करके वापस सी बिंदु पर, I2 भी घूम कर सी बिंदु पर आ रही थी और वहां से पुनः I के रूप में प्रवाहित होती थी। तो ये हमारी कार्य विधि है। तो मैं इतनी चीजें आपको अलग अलग इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछे कि वेट स्टोन सेतु की कार्य विधि लिखी है, सिद्धांत लिखी है, संरचना लिखी है, डायग्राम बनाइए, तो आप लिख सको, इसलिए मैं इतनी सारी चीजें लिखवा रहा हूँ अलग अलग। तो आप इसको एज इट इज नोट्स वाइज लिखना अपनी कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कहीं जाने की जरूरत न पड़े, आप नोट्स देकर आपको फटाफट रिवीजन, और इतने अच्छे से समझा रहा हूं मैं, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारा स्टेप है, हम डेरिवेशन करेंगे और P/R और Q/S को प्रूफ करेंगे। हाँ, तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम, जो कि है P/R = Q/S। तो यहाँ पर बंद पाश हम दो लेंगे और वही रूल लगेगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ व्हीट स्टोन सेतु में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर तो मैं लिखना भूल गया, एक लाइन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख देना, इस डायग्राम के नीचे लिखना, उसके नीचे आप ये लिखना, बट मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। किरचॉफ के सेकंड नियम से या फिर किरचॉफ के वोल्टा नियम से, कुछ भी लिख सकते हो। किरचॉफ के, मैं यहाँ पर सेकंड नियम लिख रहा हूँ, आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं लूप के नियम से, बंद पाश के नियम से, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा नियम लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप समझ गए ना कैसे लिखना, पहले डायग्राम, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाली लाइन, उसके नीचे ये। ओके, तो बंद पाश ए बी डी ए ले लेते हैं। तो क्या है, ए बी डी ए, ये है। इसमें हम I1 धारा प्रवाहित हो रही है, I1 की दिशा में चलेंगे और प्रतिरोध से गुणा करवाएंगे, वही है। तो I1 धारा यहाँ पर जा रही है और संगत प्रतिरोध कौन सा है, P। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 P गुणा होता है प्रतिरोध और धारा का, और इस दिशा में चले। अब यहां से हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर शून्य विक्षेप की स्थिति है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, नीचे उतरे नीचे आए, यहां से वापस इस ओर जा रही है धारा, पर I2 इस तरफ आ रही है, यानी विपरीत दिशा में आ रही है और हम इस दिशा में चल रहे हैं। तो धारा क्या हो जाएगी, माइनस I2, और संगत प्रतिरोध कौन सा है, R आ गया, इक्वल टू। अब इस परिपथ में कोई बैटरी लगी है, इसमें लगी हुई है, पर बंद पाश जो है ए बी डी ए में कोई बैटरी लगी हुई नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल हमारा 0 आ जाएगा। अब I1 P = I2 R, इसको मैंने उस साइड भेज दिया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, इसको उस ओर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब हम बंद पाश लेंगे बी सी डी बी, बंद पाश लिया। अब इस बंद पाश पे हम क्या करेंगे कि I2 धारा देखेंगे, I2 धारा की दिशा, सॉरी इसमें भी I1 की दिशा है, तो यहां से चल रहे हैं हम धारा की दिशा में, यहां से चल रहे हैं, यहां से नीचे उतरे, तो यहां पर IQ1 आ रहा है, I1 क्यों, ये पॉजिटिव धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। यहां से नीचे उतर रहे तो क्या आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है। क्यों माइनस का निशान क्यों आएगा, क्योंकि I2 जो धारा है, ये I2 इधर से आ रही है और I2 ऊपर की तरफ आ रही है, I1 नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस का निशान लगेगा, माइनस
I2S इक्वल्स टू, यहाँ पर वापस ऊपर जाएंगे तो मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति है और यही धारा की दिशा है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें भी परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल लगा हुआ नहीं है, सेल लगा हुआ, सेल इसमें लगा हुआ, बी सी डी, बी में तो कोई सेल नहीं है तो यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल हमारा जीरो ही आएगा। ओके, जीरो है। अब इसको भी मैं उस साइड भेज दूंगा, I1Q इक्वल्स टू I2S, ये समीकरण 2। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। ओके, तो यहां से हम लिखेंगे, इसके नीचे ही मैं लिख देता हूं। हाँ, तो ये दो जब आप लिख लो उसके बाद नीचे लिखना समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, डिवाइड देना है। यहां से मैं दे दूंगा, पहले क्या होगी हमारी समीकरण 1, यहां पर आ जाएगी I1P है बराबर I2R, ये हमारी समीकरण 1 कंप्लीट होगी। इसमें डिवाइड देना है, किसका डिवाइड देना है, समीकरण 2 का। यहां पर आ जाएगी हमारी I1Q अपॉन में I2S आएगी। ओके, I2S आ गई। ओके, अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे ही हमने डिवाइड दिया तो इस I1 से ये I1 कैंसिल हो गया और इस I2 से ये I2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये हमारा फाइनल आंसर बचा। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है, इसी स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति हमको प्राप्त होगी और इससे हम S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो S इक्वल्स टू, ये S है हमारा, यहां पर तो यही आंसर है, बट अगर क्वेश्चन में आए तो S इक्वल्स टू ये P अपॉन Q और R को इधर भेज देंगे, सॉरी P अपॉन Q, हाँ तो R इधर आ जाएगा, S अज्ञात प्रतिरोध है तो 1 अपॉन R यहां पर आ जाएगा। तो इससे हम इसकी S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा S की वैल्यू अज्ञात प्रतिरोध को इन ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है पी क्यू। स्टार्टिंग में मैंने गलत लिख दिया था, आर यहाँ पे बोल रहा था मैं और क्यू यहाँ पर बोल रहा था, बट आप चेंज कर लेना, आपने लिखा तो नहीं होगा, वो मैं समझा ही रहा था केवल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, यही हमारी सेतु संतुलन की स्थिति है जिसमें धारा मापने में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है, बंद पाश एक ये और बंद पाश एक ये, यहाँ से ये इक्वल्स टू में इधर विद्युत वाहक बल लगानी है तो इसलिए जीरो आ जाएगा, यहाँ से भी विद्युत वाहक बल नहीं है तो ये I2S उधर चला जाएगा और डिवाइड देके हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी है, व्हीटस्टोन सेतु मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ, तो अब एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। और किरचॉफ का ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो आप ये नोट कर लो।